अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में आगाज़ में हमने आपके सामने जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में रैली का ऐलान किया है। आज के दिन के लिए रैली जो है उसका ऐलान किया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबी अमल के सिलसिले में, जो कैंपेनिंग है उसके सिलसिले में लाहौर में रैली करेगी। लेकिन आज हमने ये देखा कि क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज था, PSL के मैचेस का जो है वो एक रीज़न जो है वो दिया गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने प्रेस टॉक की और ये कहा कि हम किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमें प्रोवोक किया जाए और बात जो है, मामला जो है वो खून खराबे की तरफ जाएं, लेकिन हम सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से हमने रैली जो है उसको मुलतवी कर दिया। तो कुछ इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस रैली को मुलतवी करने को मुख्तलिफ तरीके से रिसीव किया जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद तैयारी मुकम्मल नहीं थी, कुछ जो मुखालफीन है वो ये लाइन ले रहे हैं कि ये घबरा रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि इनकलाब जो है वो इस तरीके से रैलियां कैंसिल करके नहीं लाए जाते। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। एट द सेम टाइम कुछ बात करेंगे जो अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक कारकुन की जान गई, उसको लेके जिस तरीके से एक पूरा एक नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, और जाहिर है हुकूमत जो है वो भी अपना एक मौक़िफ़ सामने रख रही है। कुछ उस पर भी बात करेंगे। इसी सिलसिले में IG पंजाब ने जो है वो कल एक प्रेस टॉक की थी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के साथ। उसका एक हिस्सा पहले आपको सुनाते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये PTI के सेंट्रल पंजाब के एक अहम कारकुन रुकन है, वाइस प्रेसिडेंट है। इसके बाद ये बातचीत का कुछ सिलसिला शुरू होता है कि इस अनफॉर्चुनेट डेथ की इस शख्स को, जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस मेरे नाम के साथ और CM साहब के नाम के साथ और पंजाब पुलिस के नाम के साथ लगाई गई हैं, कहा जाता है कि ये इस डेथ को, इस अनफॉर्चुनेट डेथ को इस्तेमाल किया जाए और इसको मिसयूज किया जाए और पुलिस को और सिस्टम को अब्यूज किया जाए। ये साजिश नाकाम हुई क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम्स ने इसके ऊपर जो काम किया तो हमें ये तमाम शवाहिद मिले और वो टेलीफोन्स मिल गए। जी, जहां बात करेंगे इस सूरत हाल की, सूबाई इंतखाबात की तैयारी, उसके हवाले से वहीं कुछ बात करेंगे कि एक नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि अमेरिकन लेड रिजीम चेंज हुआ इस मुल्क के अंदर। पूरा इल्ज़ाम, सारा मामला जो है वो खान साहब मुसलसल अमेरिका पर डालते रहे और किस तरीके से पाकिस्तान में कुछ मुख्तदर हल्कों ने अमेरिका के साथ कोऑपरेट किया, कोरॉबरेट किया और यहाँ पर रिजीम चेंज जो है उसको मुमकिन बनाया। अब जो लोग रिजीम चेंज में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने खान साहब की वजारत उज़्मा में उनको नहीं रहने दिया, खान साहब अब उन्हीं से रवाबित भी बहाल करते हुए दिखाई देते हैं। फवाद चौधरी साहब पहले एक बड़ी तवील मुलाकात करके आए अमरीकी सफारत खाने में, उसके बाद भी मरासिम को बेहतर करने की हमने बातें देखी। अब जो है वो एक अमरीकी कांग्रेसमैन से डायरेक्ट रब्ता खान साहब का हुआ। उस रब्ते के बाद जो है वो ब्रैड शर्मन की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें पाकिस्तान में किस तरीके से आज़ादी इजहार होना चाहिए, पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बड़ी भरपूर एक स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से सामने आई। तो कुछ इस पर भी बात करेंगे कि क्या रिजीम चेंज उसी अमरीका ने कराया था जिस अमरीका के कांग्रेसमैन से आप खान साहब रब्ता करें, और अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या मकासद है। इसी हवाले से जो वज़ीर इत्तलात हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने आज एक प्रेस टॉक की है और कुछ बात की है इमरान खान साहब के इस तर्ज सियासत पर, वो आपको दिखाते हैं। जब तुम्हें यह पता चल गया तुम्हारा साइफर का तमाशा खत्म हो गया और अब अदालतों में जवाब देने अपने जराइम के, तो तुमने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी। वहां तुमने लोगों को गोलियां मरवाई और अपने गोली का बहाना बनाकर टांग पे पलस्तर बांधकर जमानत पार्क में तुम वहां बंकर में बैठ गए। वहां लॉन्ग मार्च का कॉल देकर अपने आप को गोली मरवाकर जमानत पार्क में बैठा रहा। उसके बाद जेल बचो तहरीक का तमाशा लगा दिया, लोगों को सड़कों के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। जो जेल भरो तहरीक और बचाव का तमाशा लगा, उसका जो हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। जब पता चल गया वो फेल हो गया, तो फिर इन्होंने उस शख्स को पोजीशन किया, वो मेंटली चैलेंज शख्स, उस शख्स को इन्होंने देखा, जानबूझकर उसको पोजीशन किया। ये ज़हनी मरीज है, ये बीमार शख्स है, ये एक साजिशी जहन का शख्स है जो अब लाशों, पाकिस्तान में गोदों को, माओं की गोदों को उजाड़ कर लाशों का मुंतजर होता है और लाशों के ऊपर सियासत करता है। सवालात इमरान खान साहब आपसे हैं कि आपका वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार, उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, उस शख्स की लाश को उठाकर अस्पताल ले गई, वो फोर्ट्रेस में क्या कर रही थी उस वक्त?
जी, आपने गुफ्तगू सुनी फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन की, और ये जो एक तंजीमी अमल है जिसका आगाज़ किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उसी सिलसिले में आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी एक कन्वेंशन से खिताब किया और उनका कहना था कि इमरान खान साहब एक सियासी शख्सियत नहीं है, उन्हें सियासत करना आता ही नहीं है। उन्होंने कहा ये किस किस्म का निजात दहिंदा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पुकारता है और आवाज़ें देता है कि आओ आकर मुझे बचाओ। इस इशू पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है अब्दुल समद याकूब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कुछ ही देर में कैसर अहमद शेख साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। समद साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, रैली की कॉल, बड़ी एंथुजियास्टिक रैली की कॉल, फिर उसको विड्रॉ भी कर लिया और ये कहा कि ये हम इंतखाब चाहते हैं, ये फसाद चाहते हैं, इसलिए फिलहाल हम रैली कॉल ऑफ कर रहे हैं। देखिए, अगेन आपने अपने इंट्रो में ही ये बात कह दी थी कि उनका मौक़िफ़ जो है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये आया कि वो फिर बाद में इसको फिर कोई अगर ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो इसको फिर वो मलबा जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला जाएगा। हमें तो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर आज हम रैली ना निकालें तो हम कल भी निकाल सकते हैं, हम रात के 4 बजे भी इससे ज़्यादा बड़ी रैली निकाल सकते हैं, हम चोलिस्तान के रेगिस्तानों में भी इससे बड़ी रैली निकाल सकते हैं। इसमें तो पाकिस्तान इमरान खान की एक कॉल के ऊपर अगर आप शायद घंटे के नोटिस के ऊपर भी हो तो शायद उतनी बड़ी रैली इस वक्त PDM की किसी जमात में वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि चले वो जो आज नहीं निकली वो कल निकल आएगी, कल क्या बहाना होगा इनके पास, क्योंकि ये दफ़ा 144 अगर लगा के या PSL का इनका अगर बस चले तो मेरा ख्याल है कि अभी PSL को भी जो है ना वो इनका इलेक्शन तक ये डिले करते रहेंगे, मैचेस को जो है ना वो रिपीट करते रहेंगे क्योंकि उनको एक ही बहाना मिला हुआ है। तो खैर इस तरीके से असल मकसद जो उनकी इंटेंशन जो सामने नज़र आती है वो यही है कि किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन को या इलेक्शन की रैलीज को मुलतवी किया जाए। दुनिया में नहीं होता, हत्ता कि जहाँ पे टर्की के अंदर जहाँ पे इस वक्त जलजला आया उन्होंने भी कोई इलेक्शन में रद्दोबदल नहीं किया। इसमें एक सवाल ये मैं बार बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि हुकूमती जमातों ने रिलक्टेंस शो की थी इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन जब से ये फैसला सामने आ गया, डेट सामने आ गई, मैंने तो किसी हुकूमती जमात को ये कहते हुए नहीं सुना कि इंतखाब नहीं होना चाहिए, बल्कि सब लोग कैंपेन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आप मरियम साहिबा की जो एक्टिविटी है उसको देख लीजिए, मियां शहबाज शरीफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा की कैंपेन की भी हिदायत जारी कर दी, नवाज शरीफ साहब ने भी वो मुसलसल अपनी पार्टी से अब बात करें, तो कैंपेन तो हो रही है, इलेक्शन से कौन भाग रहा है? देखिए, इलेक्शन से आप ख्वाजा साद रफ़ीक की बात या बाकी जो इनके टॉप इनके जो लीडरशिप है उनमें से किसी, उन्होंने कहा कि जी किसने कहा ये इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ तक स्टेटमेंट, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक स्टेटमेंट। देखिए, ये जो वर्कर्स कन्वेंशन है, ये शादी हॉलों में अगर ये को 200-400 बंदों का कन्वेंशन कर लेना, उसको जलसे का रंग इसलिए नहीं दे रहे कि जलसा कर नहीं सक रहे, तो वो जो जलसा करते हैं वो जलसी को वो वर्कर कन्वेंशन कह देते हैं कि इज्जत रह जाए कि जी हमारे पास वर्कर 2-400। देखिए, किसी पार्टी के कैंपेन करने के तरीके को तो हम नहीं क्वेश्चन कर सकते ना, उनका इसको अगर ये देखें, बिल्कुल कैंपेन तो खैर वो कर ही नहीं सकते, ये कैंपेन नहीं है। मरियम साहिबा मुसलसल जो है वो ग्राउंड पे है। नहीं, इसको देखें, वो चले उनकी तरफ से जो भी अगर वो कैंपेन इसको कहते हैं, लेकिन वो अगर आप इनके क्लोज ग्रुप्स में बैठे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी 30 को हम तो इलेक्शन करा ही नहीं रहे, हम तो इलेक्शन कराने तो हमने हैं। अगर आप बैठे हैं तो उनसे पूछें बात, तो वो ये हम कौन है, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कराएगा, इदारे कराते हैं। ऊपर फेडरल में वो बैठे हैं, केयर टेकर में उनकी है, केयर टेकर को मैं तो बिल्कुल ही इससे ज़्यादा जो है ना उनका वफादार कौन हो। न्यूट्रलिटी की बात करें तो जो होम मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लें आप, ये आमिर मीर साहब की। खैर, इससे आगे चलते हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन कराने होते, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये 30 को इलेक्शन कराएंगे, हमारी तो भरपूर तैयारी है, ये 30 को कराएं, उसे आगे कराएं, उसे पहले कराएं, हम तो हर टाइम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इनको भी उसी तरीके से तैयार होना चाहिए जिस तरीके से इस बात को तो वक्त बताएगा कि 30 को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। आपके ख्याल में नहीं होंगे? मेरा ये ख्याल है कि अगर उनके रवैयों की बात करें, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को रिसोर्सेज या उनको जो फैसिलिटेशन है वो तो हमने प्रोवाइड करनी है आइन के मुताबिक। तो हम ही हैं। गो टू सजाद साहब, फिर एक सवाल यहाँ से आपसे पासिंग कमेंट लेती चलूँ कि आप लोग इतने मासूम थे, आप लोगों से कैलकुलेट नहीं हुआ, आप लोग का वो पॉलिटिकल विजन नहीं था, आप लोगों के पास 2 सूबों में इक़्तिदार था, आपको पता था कि मरकज में इस वक्त किसकी हुकूमत है, आपको पता था केयर टेकर सेटअप कैसा आ सकता है, जो आप लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं, अगर उसे सच मान लिया जाए, क्यों छोड़ा इक़्तिदार? 4 महीने की 3 महीने की बात थी। अगर ये इस दलील में जाएं कि भाई अगर ना छोड़ते तो टाइम पे इलेक्शन, तो टाइम पे इलेक्शन से पहले तो ये बात कर रहे थे, टेक्नोक्रेट सेटअप की बात कर रहे थे, ये तो किसी तरीके से हो सकता है, उससे आपका असेंबली तहलील करने से क्या? उससे हुआ ये है कि अल्टीमेटली वो मामला गया अदालत में,
ठीक है। अब जो बाइंडिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बाइंडिंग, अल्टीमेटली वो गया, वरना इनके बस में अगर ये होता या इनके ऊपर अगर वो सो मोटो ना लिया जाता तो इन्होंने तो अगले 6 महीने भी इलेक्शन ही कराने थे। ये तो बाइंडिंग इनके ऊपर आ गई ना। तो अब तो एक तरफ आप कह रहे हैं बाइंडिंग, एक तरफ आप कह रहे हैं ये नहीं कराएंगे इलेक्शन। अगर हमने असेंबली ना तोड़ी होती, ये नौबत ना आई होती कि सो मोटो भी चीफ जस्टिस साहब लेते, और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना आया होता तो इनके ऊपर भी ये लोग कभी भी ना जाते कि इनके ऊपर वो बात आती कि 30 को उन्होंने इलेक्शन कराने। चले मैं सजाद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सजाद मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है समद साहब की, वो कहते हैं जी कि इनके ऊपर हो तो कभी भी 30 को नहीं होगा, और ये कह रहे हैं कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो अभी भी ये कहते हैं कि हमने फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, जो कि हम नहीं करेंगे। तो आपके ख्याल में 30 को जो इलेक्शन अभी स्केड्यूल्ड है इलेक्शन वक्त पर होगा? एक तो ये बात, और दूसरी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो रैली कॉल ऑफ की, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात सुने कि ये जो मसला कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यह बहुत छोटा मसला रह गया। मामला ये है कि सूरत ऐसी पैदा हो गई है कि सब लोगों की ये राय बन गई है कि इलेक्शन हो जाए तो भी पाकिस्तान के मसले का हल नहीं होता, और अगर इलेक्शन ना हो तो भी मसले का हल नहीं होता। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर हम बड़ी बड़ी बातों पर सोचना पड़ता है। इमरान भी कहते हैं कि इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते, अब बाकी कौन रह गया जो इस बात का ऐलान करे कि इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते? अभी लेते होते दिखाई नहीं देते। अगर आपने ये सच किया था कि असेंबली तोड़ूंगा तो कौमी असेंबली के इलेक्शन पहले कर देंगे, तो आपको मान लेना चाहिए कि आपसे असेसमेंट की गलती हुई। बात बड़ी सीधी है कि इस मुल्क में मामला इतना खराब हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि जब पूछा जाता है लोगों से एक सर्वे के मुताबिक कि क्या अगर कोई चौथी पोलिटिकल पार्टी बन जाए तो आप उसको ज्वाइन करेंगे, तो वो पार्टी जो अपने आप को सबसे मकबूल पार्टी कहती है, मेरा मतलब है कि तहरीक इंसाफ, जिसको 61% जिसकी लीडर के बारे में कहा जाता है कि उसके साथ फॉलोइंग है, उस पार्टी के 52% लोग कहते हैं कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर देंगे। भाई, इतना अगर किसी मुल्क में अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन पैदा हो चुका हो कि कोई आदमी डाई हार्ड जो किसी पार्टी के साथ हो, वो भी उस पार्टी से उस तरह अब लोग नहीं निकलते। रैलियां ठीक है, रैलियां फसाद कर, आप कहते हैं पीसफुल रैली सबका हक है, ठीक है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ छोड़ दीजिएगा, तहरीक इंसाफ, चलो तहरीक इंसाफ ही ले लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा यही कहा जाए कि हम 22 हो रहे हैं, कौन सी रैली है, कौन सा ये उनका इज्तिमा है, कौन सी उनकी कार्रवाई है जो पीसफुल है? कोई बता दीजिए ना। पीसफुल रैली का मतलब क्या होता है कि आपने वेस्ट से ये बात सुन ली है कि इसका हक हुआ करता है, देखा वेस्ट में रैलियां कैसे निकलती हैं, यूं कतार बना के वो चलते हैं, हुकूमत से पूछ के चलते हैं, रास्ता तय होता है, रूट तय होता है। हम हल्ला गुल्ला करते हैं, कोर्ट पे जाते हैं, फसाद डालते हैं, कहते हैं ये अवाम आ गए, ट्विटर दे दे के लोगों को बुला लेते हैं, कहते हैं अवाम आ गए। सर, आप जिसको फसाद कह रहे हैं ये इसको मकबूलियत कहते हैं। वो कहते हैं जी खान साहब बाहर निकालते हैं कदम ज़मान पाक से 10,000 बंदा आ जाता है, हम क्या करें? मैं इससे इनकार नहीं करता कि ये मकबूलियत है उनकी, लेकिन वो मकबूलियत जो ये लोग वोट तो दे देंगे शायद अगर आ जाएंगे तो, लेकिन ये लोग किसी ऐसी तहरीक में शामिल होने वाले नहीं है जिसे इनकलाबी तहरीक कहा जाए या किसी बहुत डेमोक्रेटिक तहरीक क्या कहा जाए जो बड़ी मुनज़्ज़म पुरअमन तहरीक हो ना, वो उसमें शामिल होने के सूरत हाल में। ये देखिए व्हाइट कॉलर क्लास है जिसने इस पार्टी को एक तरह स्ट्रक्चर बनाया है, वो क्लास जो है इस तरह के हंगामों में नहीं आया करती। अब जितने लोग आके मार रोड पे हंगामा कर रहे हैं, डंडा बरदार रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको, उसमें से आधे डंडा बरदार है, तो वो पीसफुल कहां से हो गया? मैं ये नहीं कहता कि बाकी पार्टियां पीसफुल रहती हैं। आप कहेंगे जी वो फजल रहमान साहब डंडा बरदार आ गए थे या फलां के आ गए थे, या नून ली के बारे में कहेंगे उन्होंने फलां ये किया था वो किया था, मुझे उस पर कोई गर्ज नहीं। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इस वक्त वही एट स्टेक है। हमारा आइन पर अमल दरामद होना जो है, लोग कहते हैं कि पहले कुछ चीजों पे रहिए, वो कहते हैं पहले एहतसाब किया जाए फिर इंतखाब किया जाए। ये नारा पहली बार इस मुल्क में वली खान ने लगाया, ही वॉज ए डेमोक्रेट। लेकिन जब हैदराबाद ट्रिब्यूनल से छूटा तो उसने ज़िया को यही कहा कि भी पहले एहतसाब करो, वो उसका मतलब था भुट्टो का एहतसाब करो। अब एहतसाब की बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि अगर किसी शख्स को जो शख्स इलेक्शन लड़ रहा है उस पर कोई चार्जेस हैं तो उसको उस पर से क्लियर कराना पड़ेगा। और 3 चार्जेस ऐसे हैं, 3 मुकदमे ऐसे हैं कम से कम, जिसमें बाकी 67 छोड़ दीजिए, जिसमें से इमरान को अपने आप को क्लियर कर देना चाहिए, साबित कर देना चाहिए कि ये मुकदमा गलत है। आके उनको अगर वो साबित नहीं भी होता, कम से कम वो अदालत में अपना जवाब सबमिट करेंगे तो लोगों की तसल्ली हो जाएगी। देखिए आप दुनिया भर में ये 7 को मीन छोड़ दीजिए आप लफ्ज,
दुनिया भर में ये है कि जो जब इलेक्शन लड़ता है उसका कोई क्राइटेरिया होता है। यहाँ तो जजों का क्राइटेरिया नहीं तय हो पा रहा। आज साद रफीक कह रहे थे कि हम नया निज़ाम अदल लाएंगे, जजों के तकर्रर का एक तरीका मुकर्रर करेंगे, उनके बेंच कैसे बनते हैं इस पर गुफ्तगू हो रही है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आपने उसने सो मोटर लिया है, लेकिन आपने अदालतों को मशरूत बना के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज एक तरफ होते हैं, बाकी 2 अपने आप को अलग कर लेते हैं, और जितने जज में लगता है जैसे कोई और बेंच बनाया हुआ है। आप सज्जाद अली शाह की मिसाल देते हैं। सज्जाद अली शाह के बारे में तो बहुत कुछ मैं कह सकता हूं जो मेरे जाती इल्म में भी है, लेकिन ये इस समय की सूरत हाल है। लेकिन सर एक सवाल, क्योंकि आपने अभी खुद अदलिया के हवाले से बात कर दी, एक सवाल यहाँ जरूर आपसे करती चलूँ बिफोर आई गो टू कैसर अहमद शेख साहब के, इस मुल्क के अंदर एक इदारे के साथ एक टग ऑफ वॉर हमने हिस्टोरिकली देखी है अनफॉर्चुनेटली। अब आपको नहीं लगता कि इस प्रेजेंट सूरत हाल के अंदर एक और इदारा है जो कि एक इसी तरह की प्रोमिनेंस इख्तियार करता चला जा रहा है, मंजर आम पर आता जा रहा है, उसको लेके उसी तरह की बातें और सवालात उठाए जा रहे हैं, यानी कि एक इदारे की बेहतरी के बजाय हम मजीद जो है वो जो ये गुंजल है इसको और गुंजलाते जा रहे हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल नहीं है सर? यकीन अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, और कुछ लोगों का ख्याल है ना ये अदारा ना वो अदारा जिसका आप जिक्र कर रहे हो, सिर्फ वही नहीं बल्कि एक तीसरा अदारा जिसे पार्लियामेंट कहते हो उसको भी हमने बेतौकीर कर दिया। ये बेतौकीरी किसने की है, किसने की है, ये छोड़ दीजिए बहस। लेकिन जब अदारे बेतौकीर हो जाएं और आइन पर अमल करना मुश्किल दिखाई देता नजर आए, तो फिर वो लोग कहते हैं नया सोशल कंट्रैक्ट बनाओ। वो निकले हैं 4 लोग, शायद खाकान अब्बासी वगैरह वगैरह, जो वो कहते हैं जी नया सोशल कंट्रैक्ट लाओ। मतलब क्या है कि आइन, बल्कि उसने फवाद हसन फवाद ने शायद कहा कि आइन जो है वो कंट्रैक्ट का नाम है, और जहां वो रियासत और अशराफिया के दरमियान एक कंट्रैक्ट बन के रह गया। अवाम के मसाइल हल नहीं होते, उस पर तवज्जो नहीं होती, उस पर गौर नहीं होता। खुद अगर सियासतदानों में से ये बातें उठ रही हैं कि हमने बरूह अदा नहीं किया, मैं मीडिया का दर्जा रखता हूँ, आप मीडिया से तल्लुक रखती हैं, मैं अगर ये कहूं कि मीडिया ने भी अपना वो रोल अदा नहीं किया, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मुझे अपने साथियों से अपने भाइयों से डर लगता है, मैं डिटेल में जाना चाहता, लेकिन हम मीडिया भी शायद वो रोल अदा नहीं कर सके जो आजाद इंडिपेंडेंट मीडिया को इख्तियार करना चाहिए। सारी बातें, सारी चीजें, सारे इदारे बेतौकीर हो गए हैं, फिर कैसे करें? बेतौकीर हो गए, अपने एम्बिट से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो एक बैलेंस होता है माशरे के अंदर वो जो है वो कम होता जा रहा है, वो आउट होता जा रहा है। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मीडिया का किरदार जो है वो भी क्वेश्चनेबल है। लाइक यू सेड कि मैं भी जो है वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को शायद इस वक्त ज्यादा क्वेश्चन ना करूं। कैसर अहमद शेख साहब मौजूद है हमारे साथ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर। बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में रैली एक दफ़ा पहले की, वहाँ पर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल डेवलप हुई। आज रैली का ऐलान किया, उसको उनको मुलतवी करना पड़ा 144 की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत गिला आ रहा है, वो कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख आ गई है, क्या एज अ पोलिटिकल पार्टी हमें कैंपेन करने का राइट नहीं है? और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमाद अजहर साहब ने प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है निगरान सेटअप है, और जो मरकज में हुकूमत है ये खून खराबा चाहते हैं, इंतखाब नहीं चाहते, फसाद चाहते हैं। देखिए साजिद मीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं पूरा इनसे मुतफिक हूँ, बड़ा लर्नेड है। लेकिन तमाम इदारों को तो हमने कोई ना कोई उनको जो है उनमें लगा दिया है कि हर इदारा जो है उस पर कोई सवाल है और कोई वो हम कहते हैं कि वो जानबदार है। अब ये मुल्क कैसे आगे चलेगा? इलेक्शन कमीशन कोई होता है, वो कहते हैं जी हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। अदालतें अगर सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुलती है, वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। असम्बली के अंदर वो कहते हैं चोर डाकू हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। अब रैली वैसे तो अदालतों में आते नहीं, अगर आते हैं तो हज़ारों लोग साथ लेके आते हैं। बात करते हैं रियासत मदीना की, वहाँ इनको ये याद नहीं आता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब अपने मुकदमे पे पेश हुए तो कितने लोगों को साथ लेके आए और फैसला भी उनके ख़िलाफ़ हुआ। मकसद सिर्फ ये है कि हम तो बातें करते। ये आप रैली, आज आपने रैली का कहा, कोई एक भी रैली इनकी पुरअमन हुई है? कोई रैली बता दीजिए। इनका काम ही इंतशार करना है। ये जो बैठे रहे जाके वहाँ पे धरना देते रहे 2014 में, मैं देखता रहा वहाँ कितने महीनों का इनका धरना था, तो वहाँ क्या होता रहा। हर बात पे तो पाकिस्तान में जैसे इंतशार फैलाना, और जब से ये आए हैं आप देख रहे हैं कि इकानमी का क्या हाल हो गया है। कोई बाहर से यहाँ आता नहीं है, उनको पता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो प्रिवेल होता नहीं है, और ये झगड़ते आपस में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो जब तक हम या तो कोई नया जैसे कह रहे हैं कोई ना कोई मिलजुल के
सबको मुतफ़िका लाया अमल बनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर इलेक्शन तो देखिए ना, आइन के रूल से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलेक्शन टाइम पे होते हैं, तो ये कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, ये इसका कोई फैसला हुआ है? मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि जो हार जाएगा वो कहेगा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। नहीं, वो तो चले, जो हारेगा वो कहेगा, लेकिन थोड़ा सा सेंस आप, यू आर पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आल्सो, योर पार्टी इज पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। आप लोग इलेक्शन चाहते हैं, आप लोग जो अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है इसके ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन होने देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एतराज या एक एलिगेशन ये भी है कि आप लोग इंतखाबात की राह में रुकावट है। जी देखिए ना, हम इतने इलेक्शन तो हुए, हम रुकावट है, हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन कराना ही मकसद है। इलेक्शन के बाद क्या होगा उसको किसी ने नहीं बैठना, सिर्फ इलेक्शन। अभी बलदियाती इलेक्शन कराची में हुए, उन्होंने कहा धांधली हुई है कुल। अच्छा, अगर ये पॉपुलर है तो टोटल 12% तो पोलिंग हुई कराची के, पूरे कराची शहर की, उसमें से यानी इनके हिस्से में 1/4 वोट मिले, अगर ये 1/5 मिले तो 2-2.5%, 3% कराची के वोट इन्होंने दिए। वैसे कोई प्रोग्राम म्यूज़िकल या शाम के प्रोग्राम होते हैं, लोग इनके पास हज़ारों की तादाद में आते हैं। अब मुझे बताइए कि वोट देने क्यों नहीं इनको आते? पूरे कराची का भी इलेक्शन हुआ, फिर ये कहते हैं जी बल्दियाती इलेक्शनों में लोग नहीं आते। तो MNA का इलेक्शन भी हुआ है, मंदो खेर साहब जीते हैं जिस इलेक्शन में 10% पोलिंग हुई है। तो बात ये, जब इलेक्शन और इसके अलावा मैं असल बात जो करना चाह रहा हूँ कि 1977 से 10 इलेक्शन हमारे यहाँ हो चुके हैं। 77 में के बाद जो भी हुआ तो 10 इलेक्शन हो गए, कोई एक इलेक्शन को माना गया। 70 का इलेक्शन हुआ तो उन इलेक्शन के नतीजे में आपका मुल्क 2 टुकड़े हो गया। फिर 77 में इलेक्शन हुआ तो किसी ने माना नहीं, उन्होंने कहा जी धांधली हो गई है, मार्शल लॉ आ गया। तो इलेक्शनों के बाद के रिजल्ट क्या निकले हमारे? जब तक हम एक लाया अमल नहीं बना लेंगे, कोई ना कोई असेंबली के अंदर भी हम कोई 3.5 साल क्या करते रहे, ये चोर डाकू ही हमें कहते रहे। तो इस तरह आप मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन होने चाहिए, हम तो करवाएंगे इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर यही असर होना है तो क्या इदारे नहीं देखेंगे? क्या जो मुल्क के सिंसियर लोग हैं वो नहीं महसूस करेंगे कि उसके बाद रिपरकशन क्या होना है? बिल्कुल, ये तो आपका पॉइंट भी सजाद मीर साहब वाला है कि ये जो मसला है, ये इंतखाब हो या इंतखाबात ना हो, दोनों सूरतों में ये मसला हल नहीं होगा। समझ साहब, इलेक्शन हो जाए तो भी, नहीं हो तो भी, आपने मुझे होना, आपकी जमात ने, ये खाली मेरे 2 पैनलिस्ट नहीं कह रहे प्रोग्राम के, ये एक जनरल ओपिनियन है PTI के बारे में। देखें, इस वक्त मसला जो है ना पॉलिटिकल से भी ज़्यादा, डॉक्टर साहब कैसर शेख साहब जो है ना, जब हम इक़्तिदार में थे, कैसर शेख साहब हमारे साथ प्रोग्राम्स में कन्फ्रंट किया करते थे। ये उस वक्त जो है इकॉनमी बात करते थे, बड़े इन्होंने फिगर्स इन्हें हमेशा ज़बानी याद होते हैं। टैक्स टू GDP की बात करते थे, फिस्कल डेफिसिट की बात करते थे। अच्छा, वो सारी बातें करते थे। वो हमें जो है ना, वो उस वक्त 12.8% पे जब हमारी वो पहुंची थी इन्फ्लेशन, तो उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी तनकीद की। बड़ी तनकीद करते थे उस वक्त कि जी इन्फ्लेशन, महंगाई, सारा कुछ ठीक है जी, गवर्नमेंट्स परफॉर्म किया करती हैं, हुकूमतें जवाब दिया करती हैं और अपोजिशन तनकीद किया करती है। आज होना तो ये चाहिए कि ये आके इकॉनमी बात करें या ये अपनी परफॉर्मेंस को सामने रखे, ना कि इनका सबका PDM का मसला या इवन सजाद मीर साहब का भी मसला जो है ना, इमरान खान नहीं होना चाहिए। इमरान खान आपने इलेक्शन में फेस करना है, आपने जाके इमरान खान के ऊपर तनकीद करके वोट नहीं ले सकना। आपने अगर जाना है तो आप पहले जिस तरीके से वो लोगों को बताया करते थे कि हमने डेवलपमेंट्स की, हमने मोटरवेज बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, लेकिन आज आपके पास कहने को कुछ नहीं है। साहब देखिए, इतना सिंपलिस्टिक ओपिनियन जो है ना, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती। कम से कम आप सिक्योरिटी पे, स्ट्रैटेजी पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, मईशत का आपको बहुत समझ बूझ है। 8-9 महीने में मईशत ना संवरती है ना बिगड़ती है। देखिए, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के असरात होते हैं। IMF के साथ डील आपने कैसे की, किन शराइत पर की, उनको वायलेट कैसे किया, वो मुझसे बेहतर आपको पता है सर। ये उसके असरात हैं। देखिए, कंपैरिजन में बिल्कुल मैं जाता कंपैरिजन में इनके साथ और अपनी गवर्नमेंट के साथ मैं कंपेयर करता, खैर इनका कंपैरिजन है नहीं इस वक्त, और लॉन्ग रन में इकॉनमी, आपकी बात ये भी ठीक है। मैं आपसे सिर्फ सिंपल सी बात करता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल की तनकीद उठा के देख लें, जो अपने मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना के ऊपर उनकी होती है, वो कंपैरिजन वो डॉलर पे मतलब कैप लॉक से ले लें या बाकी IMF से जिस तरीके से उन्होंने आंखें दिखाई और जिस तरीके से उन्होंने वो दिखाया,
तो ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, मेरी तनकीद इनको शायद वो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल वो बाइसनेस में आ जाती है। इनका अपना वजीर खजाना, साबिका वजीर खजाना मौजूद, तो ये कम से कम ये मेरे मौजूद से हट जाएगा। बट देखें वो जो तनकीद या डिबेट है ना विद इन द पार्टी, वो बड़ी सिंपल सी डिबेट है। एक वजीर खजाना का ये ख्याल है कि हमें फॉरेन से प्रो पीपल नहीं होना चाहिए था, हमें लॉन्ग टर्म पहले चीजों को स्टेबलाइज करना चाहिए था, उसका ब्रंट लोगों पे आता। एक वजीर खजाना ने आके प्रो पीपल होने की कोशिश की, उसकी कॉस्ट उठानी पड़ी है, मैं नहीं कहती नहीं उठानी पड़ी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। अगर तो इन्होंने 11 महीने ये किस लिए आए थे, महंगाई मार्च इन्होंने निकाला, पीडीएम ने निकाला, बिलावल भुट्टो है, सारा कुछ। देखें आपने लोगों को कहा कि क्योंकि पीटीआई ने महंगाई, क्योंकि पीटीआई अच्छा वैसे मैं आपको अगर जनरली बात करें ना, अगर जनरली बात करें तो अगर मुल्क का मसला इकोनॉमी या मुल्क का मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है या सर्कुलर डेट का है, सर्कुलर डेट तो जो आईपीपीस बने हैं जब से 92 के बाद से, तो हम इसमें ब्यूरोक्रेसी को तो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं या ना टेक्नोक्रेट्स के ऊपर बात करते हैं। सियासतदान तो चले आपस में आके लड़ लेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर लेंगे, लेकिन असल मसला जो है सिर्फ सियासतदान नहीं है। कैसे शेख साहब समझ सकते हैं कि जी जब एक पॉलिटिशियन इक़्तिदार में आता है तो वो कितना इक़्तिदार में होता है, ठीक है, उसके पास कितनी एक पावर्स होती हैं जिसको वो प्रैक्टिस कर सकता है, जिसको एग्जीक्यूट कर सकता है। हकीकत यह है कि यहाँ तक तो इत्तेफाक किया जा सकता है कि जी कैसे शेख साहब के साथ बैठा जाए या असम्बली में बैठा जाए, बात की जाए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जाए, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं हुआ करता। बहुत बड़ी बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, आपके लीडर ने माना कोई नहीं। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि जिसमें आप तो करें 73 मुकदमे, आप करें फिर वो सर इमरान खान साहब ने अभी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा जी मैं सियासी आदमी हूं, मैं मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं लेकिन मैं किसी चोर और डाकू के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। मुझे इस मुल्क में एक इदारा, एक सियासी जमात, एक एंटिटी बता दें जिसको खान साहब ने किसी पॉइंट पे चोर डाकू का नाम भेजा ना, कैसर शेख साहब को भेज दे, हम तो इन्हें चोर डाकू नहीं कहते। उनकी एक जमात तो है ना, उस जमात के बारे में तो आपका कैसर अहमद शेख तो उनकी जमात एज एन इंडिविजुअल तो नहीं ना ऑपरेट करते। कुछ अच्छे लोग भेज दें, कैसर शेख साहब को भेज दें, बात करने के लिए तैयार हैं कि जी कैसर शेख साहब आए हैं कि चलें ठीक है जी गुफ्तगू हो सकती है। हाँ। लेकिन अगर आप मरियम औरंगजेब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें जिसमें तू तड़ाक की बातें होंगी और जिसमें एक वजीर इत्तलात को ज़ेब नहीं देता कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्राइम मिनिस्टर को देता है, मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ सवाल ये कर रही हूँ कि क्या ये जो एक तर्ज गुफ्तगू है, एक तर्ज सियासत है, किसने इंट्रोड्यूस कराया? 80s में हुआ करता था, वी वॉकड आउट, वी गॉट आउट ऑफ इट, उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने री इंट्रोड्यूस कर दिया। देखें चले फिर अगर इस तरह की बात, सजाद मीर साहब कह रहे थे कि पीसफुल रिलीज नहीं हुआ करती, ये मान लिया कि डोंग हुआ करता है, तो फिर मैं इनकी यादाश्त में ये भी बता दूं, हिस्टोरिकल रेफरेंस देता चलूं कि डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को जब कैबिनेट मिशन फ्लॉप हुआ था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कन्फ्रंटेशन या उसको लोगों को सड़कों में निकाला। अगर ना निकाला होता तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ना बनता। तो पाकिस्तान सियासी तहरीक के नतीजे में बना है, ना कि राउंड टेबल के ऊपर बना है, ना कैबिनेट मिशन में बना है, ना वो उसके नतीजे में आया। तो लोगों को तहरीक मुतहर्रिक आपको होना पड़ेगा, लोगों को आना पड़ेगा। मतलब क्या हालात थे, क्या बैकग्राउंड था, क्या उसमें वायलेंस हुआ। 16 अगस्त को जब 16 अगस्त को उन्होंने ये डायरेक्ट एक्शन डे किया, वायलेंस हुआ, लोगों की हलाकतें हुई, ठीक है। हलाकतों के बाद देखें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आप अगर बाहर निकलेंगे तो जितना पॉलिटिकल या पोलराइजेशन, अब मैं नहीं चाहता कि जी आप ये पीसफुल का मतलब ये कि लोगों पीसफुल ना होने का मतलब, वायलेंस का मतलब ये नहीं कि लोगों को खुदा ना खास्ता हलाकते हों, लेकिन कोई गमला टूटे या कोई चीज़ इस तरह का कोई बोर्ड हो उसके मुताबिक आप कहेंगे कि अल्फाज गलत इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ये तो फिर वो जो मरियम साहिबा ने आज स्टेटमेंट दिया उसी को कहीं सेकंड कर दिया आपने कि जो बैठ के इंतजार करे कि वायलेंस हो और लाशें गिरें, वो लीडर नहीं होते। वायलेंस देखें, कोई भी शख्स नहीं चाहता कि वायलेंस हो। अगर वायलेंस होना होता तो फिर तो हमारी जितनी हमने पॉलिटिकल रैलीज निकाली हैं इससे ज्यादा तो किसी ने नहीं निकाली। चलिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जो आपने एक दो नुकात उठाए, मैं सजाद मीर साहब से इस पर राय लूंगी। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों के मुआशी कत्ल के मंसूबे पर अमल पैरा है। गैर कानूनी कब्जे, जबरी बेदखली और जायदादें मिस्मार करना भारत के मज़मूम एजेंडे का हिस्सा है। बीजेपी हुकूमत कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर रही है।
मोदी हुकूमत इसराइली तर्ज की पॉलिसियां अपनाते हुए कश्मीरियों को मुआशी तौर पर तबाह कर रही है। मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम के सियासी, आईनी और मुआशी हुकूक को एक मुनज़्ज़म अंदाज में सल्ब कर रही है। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच के साथ। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से सजाद मीर साहब से एक तो जो कोई गुफ्तगू की अभी समझ साहब ने कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक बात ये कि आज साद रफीक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो है उनको सियासत नहीं आती करनी, वो सियासतदान नहीं है। उन्होंने कहा ये किस किस्म का निजात दहिंदा है जो कि एस्टैब्लिशमेंट को आवाज़ें देता है। ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं बार बार कि मैं किसी बैसाखी की तलाश में हूँ, मेरे साथ तो अवाम है, मुझे बैसाखी की ज़रूरत ही नहीं है। वो ठीक कहते हैं, उन्हें बैसाखियों की जरूरत है नहीं, लेकिन जिस मुल्क की सूरत ऐसी जैसी पाकिस्तान की है और उनको अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें हुकूमत की बैसाखियों के सारे की है और हुकूमत में कायम भी बैसाखियों के सारे रहे हैं, अगर उसके बगैर अब चलना चाहते हैं तो फिर उन्हें कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये इलेक्शन के जरिए इस तरह आना और ये करना कि गोया वो एस्टेब्लिशमेंट को भेज के उनको घर भेज देंगे, तो ये मुमकिन नहीं हुआ करता। यानी कि ये एक विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है। मैं भी चाहता हूँ कि जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट भी अपने आप को अहल साबित करना पड़ेगा और दूसरे इदारों को भी उनकी जो अपनी खाल में रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ सोबर तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप उनको धमकियां दें, डांट डपट करें। लेकिन ये अभी समझ साहब बात कर रहे थे ना कि कायदे आज़म के जमाने में राष्ट्र एक्शन हुआ था और तो पाकिस्तान की मूवमेंट जिस तरह पीसफुल थी, दुनिया में आज़ादी की कोई मूवमेंट नहीं हुआ करती। और कायदे आज़म ने अगर कोई राष्ट्र एक्शन की बात की थी तो बड़ी बड़ी गार्डेड अंदाज में की थी, और वो एक गुलाम कौम का आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा था उन लोगों के साथ जिन्होंने उन पर गासबाना कब्जा किया हुआ। आप अगर ये समझते हैं कि आप पर गासबाना कब्जा कर लिया किसी ने आकर गैर मुल्की ताकत ने, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर नहीं आना चाहते तो फिर आपकी मर्जी, फिर आप ये समझे। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपकी इसी थिंकिंग पर तो जो लोग हैं वो समझते हैं कि बड़े गंभीर मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर आप इख्तियार में आ गए। ये बात बड़े एहतियात के साथ कह रहा हूँ कि कुछ लोग समझते हैं, आप समझ सकती हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में रहकर आप पीसफुल मूवमेंट लेकर आए, और मिसाल आप देते हैं कभी कभी यूरोप की सेकेंडरी नेवी है, फिर कोई दुनिया का एक मुल्क दिखा दो जहां पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन का वो मतलब हो जिस तरह की हमारे यहाँ होती है। बिल्कुल कोई किसी मुल्क की मिसाल दे दे, तस्वीरें रोज देखते हैं हम, अंदाज रोज देखते हैं हम। फिर आप यानी कि जब वो अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहते, ट्रंप वाला अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं, तो वो तो आप भी फंसा हुआ है, मुकदमों में फंसा हुआ है, उसको तो वो डेमोक्रेटिक नहीं गिनते। उसमें उनकी अदालतें भी जब सोचे बगैर के उनके पुराना सदर है वो मुकदमा कायम कर देती हैं। उनका पीस प्रोसेस, उनका निज़ाम अदल भी लंबा चलता है और लंबा प्रोसेस है उनका, वो उस अंदाज में उसको देखते हैं। लेकिन ये है कि ये कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जब ट्रंप ने कहा था कि मैं नहीं मानता इलेक्शन को,
तो किसी ने पूछा कि फिर अगर नहीं मानते तो क्या होगा? मुशाहिद हुसैन ने गालमन कहा था, उन्होंने कहा कि वो 4 सीनियर जनरल जो हैं, जो पेंटागन के हैं, वो अपने 4 स्टारों वाली वर्दी पहनकर और मेडल्स लगाकर आएंगे व्हाइट हाउस में, सलूट मारेंगे कि सर बस आपसे दरखास्त है कि आप जरा ये व्हाइट हाउस खाली कर दीजिए। बात यह है कि ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती है, इसका काम होता है कि वो कवानीन, असूल, ज़वाबत, मुल्क के मफादात, मुल्क के आइन, इनका तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर वो नहीं कर पा रहे तो मैं कहता हूँ, मैंने पहले कह रहा हूँ, कोई इदारा नहीं कर पा रहा। आपको कोई अंडरस्टैंडिंग है मौजूदा सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट का, इदारों का? जाहिर है हर जगह पर कोई ना कोई किरदार होता है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सूरत हाल में इदारे से क्या किरदार है जिसकी तवक्को रखते हैं? इमरान खान साहब ने भी 3-4 दिन पहले भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ से हमें बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन वो पूरा नहीं उतरे तवक्कुआत पर। किस किस्म की तवक्कुआत आप समझते हैं कि वाबस्ता कर रखी है इन्होंने उनसे? देखा ना, अब तो ये बात सामने आ गई है कि उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा था आर्मी चीफ ने कि उनसे कहें कि शहबाज शरीफ से बात करें। उन्होंने जवाब में कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने माजूद कर दी कि मैं एक सियासी आदमी नहीं, मेरा क्या काम है अपोजिशन लीडर से मिलने का। और ये जो क्राइटेरिया, ये जो असूल है, ये इमरान ने खुद तय किया है। देखिए, हम एक दूसरे को कंडक्ट करते, मेरे इमरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा बहुत करीब रहे हैं, कई साल तक बनने तक। और ये आरफ अलवी और ये तो लोग जब शामिल हो रहे थे, नजीब हारून वगैरह, तो गोया ये जिस तरह होता है ना, एडवाइस, मशवरा लेते हैं अपने साथियों के साथ। उस जमाने में मैंने कहा था कि अगर मैं सियासत में आया होता तो शायद मैं आपके साथ होता। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मैं इनकी नवल में भी इफ्तार पे गया हूँ। महातिर मोहम्मद जब आया था उसके लिए कराची से आया था। सब बातें अपनी जगह। लेकिन बात यह है कि आप कितने पॉलिटिशियन हैं, ये एक सवाल पैदा होता है। मिसाल इसकी असगर खान की है। मैं असगर खान का बहुत मौत कर दूं, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। असगर खान लेकिन एक नॉन पोलिटिकल आदमी थे। वो ऐसे बयान देते थे जो पॉपुलर तो होते नहीं थे। कश्मीर के बारे में दे दिया, कश्मीर अफगानिस्तान के बारे में दे दिया, ईस्ट पाकिस्तान की जंग के बारे में दे दिया, और फिर मुश्किलों में फंस जाते थे। और उनको गाइड करने वाला अगर कोई अच्छा सियासतदान आता है, बहुत एक जमाने बुख्ती साहब रहे, मलकुलाम जलानी ने उनको और ही रास्ते पर डाल दिया था। तो इनकी जमात में कोई सियासी मुखलिस सियासी ज़हन ऐसा नहीं है जिसको इमरान मानते हो। वो जिन लोगों को मानते हैं वो नॉन पोलिटिकल है। अब जुल्फी बुखारी क्या चीज है जिसकी बात वो माने? फवाद चौधरी कहाँ का सियासतदान है भाई? उसकी एक बैकग्राउंड है, मैं जाना नहीं चाहता। मसला ये है कि इमरान सर बड़े बड़े सियासी नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चौधरी परवेज इलाही साहब सदर हैं पीटीआई के, बड़े बड़े सियासी नाम हैं अब पीटीआई। एक डाकू और आ गया। वो देखे ना, वो दैट्स इन द पास्ट, वो कहते हैं ना व्हाट्स इन द पास्ट इज इन द पास्ट। आई बिलीव उनके साथ में बड़े नियाजमंदी के ताल्लुकात हैं, चाहे वो आपस में लड़ पड़े, लेकिन मेरी नियाजमंदी में फर्क नहीं आएगा। लेकिन किस्सा ये है कि वो जमाना गुजर गया है। चौधरी ज़हूरुल्लाह का जमाना गुजर गया। अब पुलों के नीचे बहुत पानी बह चुका है, अब मामला बहुत आगे जा चुका है। बिल्कुल ठीक है सर, इजाजत दीजिएगा मैं जरा कैसर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। ये एक इशू जो कांग्रेसमैन वाला है उस पर भी मैंने बात करनी है, लेकिन पहले मैं कैसर साहब से, ये जो अभी समझ साहब ने एक बात यहाँ पर की, वो कहते हैं जी आप लोग जब बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, आवाम से राब्ता करते हैं, आप सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी बात करते हैं, कोई अपनी कारकर्दगी की बात भी कीजिए। कुछ बताइए कि आप क्या करने के लिए आए थे, क्या जो करने के लिए आए थे वो करने में कामयाब हो रहे हैं? नाकाम अगर हो रहे हैं तो क्यों नाकाम हो रहे हैं? समद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, हमको अपनी हर एक को अपनी अपनी कारकर्दगी की बात करनी चाहिए। देखिए, पिछले 11 महीने में जो हमारी प्लानिंग थी, मैं तो अपनी पार्टी में खुल के बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये आज कोई 35-40% इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई है, और कोई पिछले देखो 11 महीने हो गए तो हम तो सही तरह कोई IMF से मुआहदा भी नहीं कर सके, और वही है, यानी इंपोर्ट सारी रुकी पड़ी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ। मैं कारकर्दगी की बात करता हूँ। मैंने 5-6 इदारों को बुलाया। ये लास्ट बुध को अभी इस्लामाबाद में मीटिंग थी। मैंने एग्रीकल्चर बैंक वालों को बुलाया, उनका तो प्रेसिडेंट ही कोई नहीं है 1 साल से, उनका एक्टिंग प्रेसिडेंट है। उन्होंने अपने, वो कहते हैं जी आधे कर्जे जो है वो वसूल होने वाले नहीं हैं, वो जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गए, आधे कर्जे, टोटल जो कर्जे दिए हैं उसका। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये काम है ना, सबका मिला के, फाइनेंस मिनिस्टर का भी, और वहाँ पे उनके बैठे हैं सेक्रेटरी। उसके बाद मैंने बुलाया कंपटीशन कमीशन को। आप हैरान होंगी सुन के
कि 5 का बोर्ड है कंपटीशन कमीशन का, जिनके जिम्मे ये काम है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कार्टेल नहीं होनी चाहिए। 1 साल हो गया है, सिर्फ एक चेयरपर्सन है वहाँ, एक लेडी है, वो इदारा चला रही है। और क्या करना है उन्होंने, कोई किसी जगह कार्टेल हमारी ख़त्म, हम अमीरों को बेनिफिट दे रहे हैं। देखिए, कोई चाहे फर्टिलाइज़र प्लांट हो, चाहे हमारी ऑटोमोबाइल्स हों, चाहे हमारे बैंक हों, सब के सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और कोई मान नहीं रहा। तो ये मैंने आपको कह रहा हूँ, मैंने उससे कहा कि आपने क्या किया है इतने अरसे से, जो आप ये इदारा है, इस इदारे का जो मकसद था कि मोनोपोली ना हो और कार्टेल्स ना हो, मैं जानता हूँ, मेरे ही दोस्त हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हैं, महंगाई हो रही है। उसके बाद मैंने बुलाया ब्रीफ करने के लिए नेशनल बैंक को। अब नेशनल बैंक को इदारा है, वो खुल्लम खुल्ला कहता है कि हमारा इदारा इसलिए पूरा कामयाब नहीं है कि हुकूमत हमसे कई किस्म के लोन्स लेती है, और हुकूमत तो आपको बेनिफिट भी देती है। हर एक ने वो इस वक्त 2 बैंकों का अगर मुकाबला करें, एक प्राइवेट बैंक है मुस्लिम कमर्शियल बैंक, एक बैंक है नेशनल बैंक। नेशनल बैंक का भी एक्टिंग प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, बड़े अरसे से वो अपॉइंट नहीं हो सके, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर को फुर्सत ही नहीं है IMF के मामला से हटने की। अगर आपको फुर्सत नहीं है तो आप और लोगों, मैं दिन रात उनसे कहता हूं कि मुझे बनाया प्राइम मिनिस्टर ने SAPM, मैं उनसे कहता हूं कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे कोई झंडा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई पेट्रोल नहीं चाहिए, मेरे से कोई काम ले लो, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी इसी पे रिसर्च की है, काम की है, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट की है। और मेरी अर्ज थी, और 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, गली गली धक्के खा रहा हूँ, और लोगों को कह रहा हूँ कि जी हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई मशवरा लेने, वो देखिए कोई भी हरफ कुल नहीं होता, वो मेरे से बहुत काबिल होंगे डार साहब, लेकिन मशवरा करें। हमारे यहाँ कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल थे या इसहाक डार साहब हैं, पिछले 10-11 महीने से कोई स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में आए ही नहीं, अपने आप को ऊपर समझते हैं। अब जो 21 मेंबर होते हैं MNA आपके, अगर आप हम क्या इनसे जवाबदेही करेंगे और क्या ओवरसाइट करेंगे, पार्लियामेंट की ओवरसाइट नहीं है आपके यहाँ। तो ये मैं उन चंद इदारों की बात कर रहा हूँ जो कि फाइनेंस मिनिस्टर चला रहे हैं, लेकिन वो किसी से मशवरा, इस वक्त जितना भी फाइनेंस का, हमारी असल तकलीफ तो हमारी इकानमी की हो रही है ना, हमारा इकानमी के जो मामलात हो रहे हैं, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, उसमें फिजिकल डेफिसिट भी है। अच्छा, वो हो जो रहा है, तो उसमें एक प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्टेड हैं और एक आयशा घोष पाशा, 2 के 342 जो MNA हैं, उनमें से सिर्फ 2 MNA के अलावा मुझे बता दें किसी से कोई मशवरा हो रहा है फाइनेंशियल मैटर्स पे, या IMF से जो बातचीत हुई है, किसी को कोई पता है कि क्या बातचीत हुई है? तो बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपके जो इश्यूज हैं आप ये रेस कर भी रहे हैं, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे आपको मौका मिलता है, ना कोई एसोसिएशनों के पास, सर एक इशू है, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ, वक्त मेरे पास थोड़ा सा महदूद है, लेकिन मैं जरा समझ कह दूं कि पार्टी के अंदर डाइसेंट होता है, और पार्टी के अंदर डाइसेंट करने वाले लोग अपनी गलती का कहीं ना कहीं एतराफ भी करते हैं। PTI वाले जो हैं वो नहीं करते, आप लोग एतराफ नहीं करते। मैं ये इस पर्सपेक्टिव में कर रही हूँ कि ये जो अभी ये अमरीकी कांग्रेसमैन वाली खबर सामने आई है, खान साहब का डायरेक्ट रब्ता करना किसी से, उनको कहना हमारे मुल्क में इस वक्त ये हालात है, इस पर बात करें, उनसे एक स्टेटमेंट निकलवाना वहां से, ये वही अमेरिका है सर जिससे कुछ दिन पहले साजिश करके आपको निकलवाया, क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं कैसे शेख साहब को कॉम्प्लीमेंट कर दूं, या मैं इनको जो है ना एडमायर इस बात के ऊपर के उन्होंने इख्तलाफ शो किया और बड़ी ग्रेसफुली पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, होने चाहिए। मैंने कैसे शेख साहब का नाम क्यों लिया था, क्योंकि जब हम लास्ट पिछले साल मार्च में जब ये अदम एतमाद पेश की गई थी, तो हम एक कॉफ़ी पे बैठे, तो वो अपनी पार्टी के ऊपर या वो खुल के बात करते थे, मैं अपनी पार्टी के ऊपर बात करता था, जो हमारी कोताहियाँ होती थी। अभी पिछला जुम्मा भी मैंने इनके साथ पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह की देखें, जहाँ पे इतनी पोलराइजेशन हो, वहाँ पे इस तरह की जो कॉन्टेक्स्ट हैं या डिस्कशन है, वो भी होना ज़रूरी है, और उनमें ये करेज है, उनमें उन्होंने ये करेज स्टेट चैनल के ऊपर बैठ के वो किया है। अब आती है साइफर के ऊपर बात। देखें, एक चीज़ तो जो मरियम औरंगज़ेब कह रही थी, वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, उनसे ये कहना कि जी साइफर, जिसने साइफर पेश किया था, जो भेजा था, पहले समझ जाएं कि साइफर होता क्या है। उस वक्त जिन्होंने भेजा वो आप आज, उस वक्त अमेरिका के एम्बेसडर थे, तो आज वो शायद आपके सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं। उन्होंने साइफर भेजा, आपने अमेरिका को, अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च किया, आपने डिमार्च किया, आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की,
प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे खड़े एक तो मीटिंग में तो जो डिसाइड हुआ कि ठीक है जी ये वर्डिंग या इसके ऊपर साजिश नहीं थी तो मदाखलत थी, या मदाखलत नहीं थी तो साजिश थी, वो जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो क्या होती है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस बात का इनको इदराक था कि जी ये जो लैंग्वेज थी वो डिप्लोमेटिक नहीं थी जो उनके अंडर सेक्रेटरी की तरफ से थी। अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर आपको चाहिए ये कि या तो आप डिमार्च ना करें या फिर आप उसको वो ना लगाएं जिसने साइफर आपको भेजा। ये जो सारा आपने कहा ना, ये एक अनप्लेजेंट डिप्लोमेटिक एपिसोड है। हुई नहीं हुई इसको छोड़ देते हैं, हो भी गई, मैं मान गई आपकी बात, हो गई। इससे साजिश, रिजीम चेंज, मुझे निकाल दिया गया, यहाँ पे हमारे इदारों के साथ साजिश करके मेरे खिलाफ ये सारा कुछ किया गया, कोई कुछ साबित नहीं होता। मैं आपकी सारी बात साबित तो ये भी नहीं होता कि नवाज ने नैरेटिव बिल्ड किया कि मैंने धमाके की, अमेरिका को कबूल नहीं था और मुझे उसके बाद उन्होंने जो है निकाल दिया। सर वो तो देखिए ना, वो तो पुराने पाकिस्तान के पुराने लीडर हैं ना सर, आप अपनी बात करें। देखिए यहाँ पे अमेरिकन साजिश की बात जो है वो क्या पहले नहीं हुआ करती? क्या भुट्टो ने साजिश की बात नहीं की? क्या बेनजीर ने साजिश की बात? उसी तरह है, बस सिर्फ एक बेनजीर को सिर्फ एक बेनजीर को छोड़ के कि जिनको, और अगर आप किताबें उठा के देख लें, मतलब मैं आप क्या कोट करूँगे, क्या मार्शल जब हुआ करते थे तो क्या वहाँ पे जाके अमेरिकन एम्बेसडर से अप्रूवल नहीं लिया करते थे? तो अमेरिका की इंटरवेंशन भले वो डिस्क्रीटली हो या जिस तरीके से वो आप मानते हैं उस इंटरवेंशन को? मैं बिल्कुल आप लोग चाहते हैं कि वो इंटरवेंशन आपके फेवर में इस्तेमाल हो? देखिए अमेरिका की इंटरवेंशन, अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर होता है, उसको कोई भी इंकार नहीं करता। और खान साहब उस इन्फ्लुएंस को अपने फेवर में यूज करना चाहते हैं, वरना व्हाई वुड ही आस्क एन अमेरिकन कांग्रेसमैन के स्टेटमेंट दें? अच्छा चलें एक सेकंड, अगर देखें अभी ये रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अमेरिकन उसको मिला, फॉरेन सेक्रेटरी को मिला, बात ये होती है कि आप जब ये नैरेटिव बिल्ड कर भी रहे होते हैं या अगर वो इंटरवीन कर भी रहे होते हैं या इवन चाइना और अमेरिका, तो आप कोई अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स खत्म नहीं कर देते। एक आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर जो ये कहता है कि मुझे आउस्ट उन्होंने किया, उसकी मुलाकात में और एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात में फर्क है। देखें ये दो अलग बातें। देखें अगर ये प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इंटरवीन करने की कोशिश की गई है तो वो डायरेक्ट अमेरिका को नहीं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैक्शन के ऊपर तो वो कह सकता है कि ये मेरे बारे में एंटी है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आप उनको बिल्कुल भी आप मान रहे हो, आप कह रहे हो कि जी ठीक है जी आपने की मेरे खिलाफ साजिश और मैं आपके खिलाफ बात भी नहीं करूंगा। तभी कहा मैं प्रोग्राम खत्म करके आपसे इस बहस को कंटिन्यू करूंगी। अभी मैं सजाद मीर साहब से इस पे कमेंट ले लूं आखिर में। सर ये वो कह रहे हैं जी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो एलिगेशन है, लेकिन क्या अमेरिका से बात करना तो बंद नहीं हो सकती है? अगर कोई बात हो रही है और इन्फ्लुएंस होता है अमेरिका का इन ममालिक पे, उसे यूज भी करना पड़ता है, यूटिलाइज भी करना पड़ता है। अमेरिकन इन्फ्लुएंस का जो आसान लफ्जों में बयान करते हैं, मैं उसको आमतौर पर कामोफ्लाज करके कहा करता हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक नेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ होती है, एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है, और मैं ये बात कई साल से तवाफ़ुक़ के साथ कहता आया हूँ। उसके इन्फ्लुएंस इस पूरे खित्ते पर, हम पर, हमारी सियासत पर, हमारी मईशत पर, हर चीज पर थी। अगर हम सेटअप में फंस गए थे, वो इस जमाने में, पुराने जमाने में, अब आई में भी फंसे। इसके पीछे देखिए, पहले जमाने में हम कहा करते थे कि वाशिंगटन एक्सिस, उसका मतलब होता है वर्ल्ड बैंक, IMF और ट्रेजरी बैंक, यानी अमेरिकन वजारत खजाना। उन तीनों ने मिलकर हमारी चीजों के फैसले करने हैं, दुनिया की मईशत के फैसले करने हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हमें मान लेनी चाहिए कि हुआ करती है, लेकिन इमरान खान का जो स्टाइल है ना, कि उसने जो साइकिल लगाया वो इतनी हदूद से एक्सीड किया हुआ। उसके बाद अब वो उस गुनाह की तलाफी अगर करना चाहते हैं तो वो उससे भी ज्यादा एक बचकाना फेल है। दूसरे इस तरह नहीं माना करते। आप अगर इस बात पे स्टार्ट करते रहे हो कि फलां आर्मी चीफ होगा, फलां आर्मी चीफ नहीं होगा, और अब आप कहते हो कि मेरे साथ सुलह कर लो और ये कर लो, वो लोग तो इतबार नहीं कर रहे। वो लोग कैसे इतबार करेंगे? आप नेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ इतबार नहीं कर रही, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इतबार नहीं कर रही। अगर अदालतें कुछ फेवर दे रही हैं तो बेचारे चीफ जस्टिस को ऐसा बेंच बनाना पड़ता है जिसमें उसके दो हम ख्याल मौजूद हो, और दो जो और होते हैं वो उन्होंने बनाया था 9 का, और जब 2 निकलने की बात हुई तो 2 और निकाल दिए। उन्होंने नहीं कहा था हमें निकाला जाए, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, तुम भी जाओ, 3 मेरे पास है, 2-3 का फैसला हो जाएगा। तो ये सारी सूरत लोगों को पिंच करती है इस वक्त। और अगर आपने पार्लियामेंट को भी अधूरा छोड़ दिया, अधूरा कर दिया है, तो भाई इसके आप भी जिम्मेदार। आप भी, मैंने कहा, आप ही नहीं कहा मैंने जानबूझ के, आप भी जिम्मेदार हैं, और भी बहुत से लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को बेतौकीर किया। उन्होंने भी बेतौकीर किया, जिन्होंने जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना था, और दूसरे वो भी एक पूरी कहानी है। तो ये सारी कहानियां कैसे वाइंड अप होंगी, कैसे खत्म होंगी, इस पे देखिए कुछ बैठ के कंसेंसस नहीं होता जब तक
आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो आपने जैसे पहले कहा ना कि बहुत सारे मामलात हैं, हो जाएं तो भी मसला हल होता नजर नहीं हो तो भी नहीं होता। वक्त हो गया, वरना मजीद इस पे बात करते। बहुत शुक्रिया आपका सजाद मीर साहब सर, आपके वक्त के लिए। अब्दुल समद याकूब साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाया, आपने वक्त दिया। कैसर अहमद शेख साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने आज वक्त दिया। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।